3 मार्क्स के सवाल कैसे करें भैया, उसमें दिक्कत आ रही है। तो आपके 3 मार्क्स के सवाल सेक्शन सी में आते हैं, ये पहले आप क्लियर कर लो। यानी इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन सी की तैयारी करेंगे। तो 3 मार्क्स के लिए या सेक्शन सी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 16, चैप्टर 18, चैप्टर 20, ये आपके 6 चैप्टर सेक्शन सी यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आएंगे। अब इन चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो हैं इन 6 चैप्टर के, वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ। तो ये पार्ट 1 होगा, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे सेक्शन सी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को। इसके बाद पार्ट 2 लाऊंगा, जिसके अंदर ये 6 चैप्टर के और भी सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा, और आपको इतनी ही प्रिपरेशन करनी होगी, इतनी प्रिपरेशन इनफ होगी आपको फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब हम लोग चैप्टर 3 से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चैप्टर 3 से बोर्ड आपको टाउन के बारे में पक्का पूछती है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं 4 टाउन के बारे में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल। जो बच्चे नए हैं और उनको मालूम ही नहीं कि ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे, मान लो कि एक बहुत स्मार्ट शहर थे। क्या थे? स्मार्ट शहर। आज के टाइम पे आपके पास है ना दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इस तरीके के पुराने जमाने के ये शहर है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और धोलावीरा। कितने पुराने? तो मे बी आज से 3 से 7 हजार साल पुराने शहर। याद रखना, कितने पुराने? 3 से 7 हजार साल पुराने शहर हैं। अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया क्या ये आज भी हैं? हाँ हैं, बट इस कंडीशन में है। आज अगर आप इनके पास इनको देखने जाओगे तो ये सारे टाउन्स आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो आज के टाइम पे हम लोग इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। स्पेलिंग याद करना, क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल साइट। इसको ढूंढने जाने वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब इसको जो ढूंढने जाते हैं उन साइंटिस्ट को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ये आपका बेस था जो मैंने आपको समझा दिया। ये टॉपिक को समझने के पहले आपको इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमको जानना पड़ेगा एक नदी के बारे में। उस नदी का नाम है इंदस। संस्कृत वर्ड में उसको बोला जाता है सिंधु। दोनों नदी एक ही है। इंग्लिश में बोला गया इंदस, संस्कृत में बोला गया सिंधु। अब ये नदी निकलती है तिब्बत से। तिब्बत से निकलते हुए ये पाकिस्तान के अंदर जाती है और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। आज से 80 साल पहले भी पाकिस्तान नहीं था, तो वो जो पाकिस्तान का एरिया है ना, वो हमारा था। ठीक है, तो हमारे पूर्वज वहाँ पे रहते थे। किस नदी के आसपास? इंदस नदी के आसपास। अब आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि भैया नदी के पास क्यों रहते थे? आज के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हमारे घरों तक पानी आ जाता है नदी से। पहले लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनको पानी के लिए नदी के किनारे पे ही बसना पड़ता था। तो हमारे पूर्वज यानी मोहनजोदड़ो के लोग हो गए, हड़प्पा के लोग हो गए, धोलावीरा के लोग हो गए, लोथल के लोग हो गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस नदी के आसपास रहते थे? इंदस नदी के आसपास रहते थे। तो जो भी इस नदी के आसपास रहते थे, हम लोग उनको बोलते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग। किस सिविलाइजेशन के लोग हैं ये लोग? इंदस वैली सिविलाइजेशन के। तो ये चारों टॉपिक पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ कॉमन लाइन दे देता हूं, जिससे आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा, आपको मेहनत भी कम करना पड़ेगा। तो चाहे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछे, चाहे लोथल, चाहे धोलावीरा, चाहे आपका हड़प्पा के बारे में पूछे, आपको ये 4 लाइन कॉमन लिखनी है। अ वेल टाउन ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशन। ये चारों के चारे एक वेल प्लान टाउन है इंदस वैली सिविलाइजेशन के। पीपल लिव्ड इन एन ऑर्गेनाइज वे। पीपल यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रहते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। कहाँ पे? ये चारों शहरों के अंदर। द टाउन वॉज सेफ एंड वेल प्रोटेक्टेड। टाउन को पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे प्रोटेक्शन के साथ बनाया गया था। ये चारों टाउन को दिमाग में रख के चलो। सो स्मार्ट प्लानिंग एंड गुड लिविंग फैसिलिटी। जब हम लोग इस टाउन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत ही स्मार्टली प्लान करके पूरे टाउन को बनाया था, और यहाँ पे जो भी फैसिलिटी थी वो काफी अच्छी थी। तो ये 4 आपके कॉमन लाइन है, ये 4 आपके कॉमन लाइन है। चारों लाइन को आपको चारों आंसर में लिखना होगा। कैसे लिखना होगा वो भी आप आगे देखते जाओगे। एनर्जी में बने रहो, मैं आपको सारी एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा। बस टेंशन मत लिया करो, खुश रहा करो। तो अब आपको बोर्ड पूछ सकती है कि राइट अबाउट द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में जब आपको बोर्ड पूछेगी तो आपको आंसर को बड़ा करने के लिए क्या करना होगा वो देखो। द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शन। टाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 5 सेक्शन में। मैंने वो पांचों सेक्शन की लिस्ट बना दी। हाउस, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ और पब्लिक बिल्डिंग। आप भी इस तरीके का लिस्ट बनाना, आपका आंसर बढ़ जाएगा।
अब हम लोग हाउस के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। इट वॉज बिल्ड ऑन हाई प्लेटफॉर्म टू अवॉइड फ्लड। मोहनजोदड़ो के घर हाई प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे, मतलब कि घर को थोड़े ऊंचाई पे बनाया जाता था। क्यों? ताकि जब बारिश हो या बाढ़ आए तो घर अगर ऊंचे पे बना हुआ है तो बाढ़ से घर बच सकेगा। कितने स्मार्ट थे ये लोग। आगे दो सेक्शन यहाँ पे कर दिया था, एक सेक्शन में रिच पीपल रहते थे, एक सेक्शन में पुअर पीपल या कॉमन पीपल रहते थे। अमीरों के घर में 2 मंजिल का घर होता था, गरीबों का घर 1 मंजिल का होता था। अमीरों के घर में 5 से 7 रूम होते थे, गरीबों के घर में 2 से 3 रूम होते थे। इस तरीके से ये लोग अपने टाउन को बना रहे थे। डोर ओपन टू द साइड लेन नॉट मेन रोड। इसको मैं आपको ड्राइंग बना के समझा देता हूं कि वहां पे ये रहा मेन रोड और ये रहा आपका साइड वाला रोड। तो यहाँ पे मान लो कि एक घर है, तो उस घर का दरवाजा इस तरफ नहीं खुलेगा, इस तरफ खुलेगा। तो जो घर का डोर है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है? साइड लेन में ओपन हो रहा है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब आगे देखते हैं। हाउस है डोर, विंडो, किचन, बाथरूम एंड स्टोर रूम। आज से 5 से 7 हजार साल पहले यहाँ पे जो घर बनाए गए थे वहां पे डोर भी पाए जाते थे, विंडो भी पाया गया, किचन भी पाया गया और स्टोर रूम भी पाया गया। जब यहाँ पे लोग रिसर्च करने गए तो उनको ये सारी चीजें भी देखने को मिली। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के रोड के बारे में पढ़ लेते हैं। मेन रोड वॉज स्ट्रेट एंड वाइड 9.75 मीटर। यहाँ का जो मेन रोड था उसकी चौड़ाई 9.75 मीटर थी। कितनी थी चौड़ाई? 9.75 मीटर। स्मॉल रोड ज्वाइन मेन रोड एट राइट एंगल। ये भी मैं आपको एक ड्राइंग से समझा देता हूं। अब मान के चलो ये शहर का मेन रोड है ना। अब यहाँ पे ये आपकी एक गली गई, यहाँ से दूसरी गली गई, यहाँ पे एक और गली बनाई, यहाँ पे एक और गली बना देते हैं हम लोग। तो ये है हमारा मेन रोड। क्या है? मेन रोड। और ये कहला रहे हैं सारे स्मॉल रोड। ये सारे स्मॉल रोड हैं, ये भी ये भी ये भी। तो ये जो स्मॉल रोड है ये मेन रोड को राइट एंगल पे मिल रहे हैं। किस एंगल पे मिल रहे हैं? राइट एंगल पे। यही बात बताई गई है कि वहां के जो ये मेन रोड थे उससे जो छोटे रोड हैं राइट एंगल पे मिलते थे। क्लियर हो गया ये भी कंस्ट्रक्शन का काम। 2 मेन रोड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये भी मैं आपको एक ड्राइंग से समझाता हूं। अब मान लो कि ये जो पूरा है ये पूरा मोहनजोदड़ो का बाउंड्री वॉल है ना। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मोहनजोदड़ो का साउथ है, ये मोहनजोदड़ो का नॉर्थ है, ये मोहनजोदड़ो का ईस्ट है, ये मोहनजोदड़ो का वेस्ट है। अब ये सारे टाउन को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया था रोड के थ्रू। यहाँ से ये ऐसे गया, यहाँ से ये ऐसे गया, यहाँ से ये ऐसे गया और यहाँ से ये ऐसे गया। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो ऐसा मत करना, आप इससे अच्छा बनाना, मेरे को ड्राइंग बनाने नहीं आती। तो ये हो गया क्या? मेन रोड हो गया। अब ये जो मेन रोड है देखो, साउथ से नॉर्थ को कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट कर रहा है, मतलब पूरे टाउन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेन रोड्स बनाए गए थे। आजकल हम लोग देखते हैं ना हमारे शहर के अंदर भी इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो हम लोगों ने इन्हीं लोगों से सीखा है कि ये जो मेन रोड है ये पूरे टाउन को कनेक्टिविटी दे रहा है। रोड वर वाइड इनफ फॉर मेनी व्हीकल पास एट अ टाइम। ये जो रोड है ये इतने चौड़े थे कि बहुत सारे व्हीकल एक ही समय में वहां से जा सकते थे। स्ट्रीट लैंप वर प्रेजेंट। यहाँ के रोडों के आसपास स्ट्रीट लैंप भी देखने को मिला। अच्छा चलो, आज से 5 से 7 हजार साल पहले ये टाउन बनाया गया था, अब तो बर्बाद हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रीट लैंप कैसे देखने को मिला बता देता हूँ। चलो मान लो कि ये रोड है, यहाँ पे एक गड्ढा मिला, 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 सेम यहाँ पे भी गड्ढा मिल रहा है, यहाँ पे भी गड्ढा मिल रहा है, यहाँ पे भी गड्ढा मिल रहा है। तो जो रिसर्च करने वाले थे उन्होंने देखा ये गड्ढे से ये गड्ढे से ये गड्ढे से सबकी लेंथ क्या है? सेम है। यहाँ पे भी नापा तो भी लेंथ सेम आई। तो उन्होंने यहाँ से जो भी एविडेंस मिला उससे अंदाजा लगाया कि मोहनजोदड़ो के अंदर स्ट्रीट लैंप भी होता था। आज से 5 से 7 हजार साल पहले उनके रोडों पे भी स्ट्रीट लैंप देखने को मिलता था। अब हाँ, इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो लोग स्ट्रीट लैंप को कैसे जलाते थे। आपकी बुक में नहीं दिया है तो मैं अभी समझा नहीं रहा हूं। हम लोग किसी और वीडियो में आराम से ये चर्चा करेंगे कि मोहनजोदड़ो के अंदर आज से 5 से 7 हजार साल पहले इनकी सड़कों पे लाइट कैसे जलाई जाती थी। तो यहाँ पे रोड वाला सेक्शन भी पूरा हो गया। मोहनजोदड़ो के अंदर से बोर्ड आपको एक और सवाल पूछ रही है, उस पे ध्यान दो। हाउ कैन वी से दैट द पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो वर कॉशन अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। बोर्ड आपसे मोहनजोदड़ो के अंदर से ये सवाल पूछ रही है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग अपने हेल्थ और हाइजीन को लेके
काफी कॉशन लेते थे, मतलब कि काफी जागरूक रहते थे, काफी प्रिकॉशंस लेते थे। हम लोग उसका आंसर कैसे देंगे कि हम लोग मोहनजोदड़ो के ड्रेनेज सिस्टम यानी गटर लाइन के बारे में बताएंगे और हम लोग पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक बाथ का आंसर लिख देंगे। आपका ये आंसर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली 3 मार्क्स के सवाल पूछते हैं, तो आप 2-4 लाइन लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम लोग ये तीनों के कॉम्बिनेशन को बना के एक आंसर बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी हाउस हैड अ सेसपिट कनेक्ट टू ड्रेनेज सिस्टम। हर घर के पास एक सेसपिट होता था। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया सेसपिट क्या है। वापस आ जाओ मेरी लाखों की ड्राइंग पे। अब यहाँ पे देखो, ये रहा एक गली, है ना। अब इस गली के अंदर मान लो कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है। आप सबको पता है कि गली के अंदर बहुत सारे घर होंगे। अब हर घर के पास एक गड्ढा होता था। क्या होता था? गड्ढा होता था। अब इस गड्ढे के अंदर वहां के लोग वेस्ट को स्टोर करते थे। क्या करते थे? वेस्ट को स्टोर करते थे। तो हम लोग इसी गड्ढे को बोलते हैं सेसपिट। समझ में आ गया सेसपिट क्या है? गंदगी को स्टोर करने वाला गड्ढा। तो हर घर के पास एक सेसपिट होता था। ये लोग ने अपने टाउन को इस तरीके से डेवलप किया था कि जो गंदा वाटर है वो शहर के बाहर निकल जाता था, और ये लोग अपने शहर को काफी क्लीन रखने की कोशिश करते थे। हम लोगों को ऐसा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैरेट आइलैंड पे देखने को मिला है। मेडिटेरियन सी के कैरेट आइलैंड पे भी इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है। आप लोगों के लिए 1 मार्क्स के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ड्राइंग पे वापस आओ तो ये जो आपने गड्ढा देखा, ये सारे गड्ढे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और गंदा पानी टाउन के बाहर निकाल दिया। तो अगर ये लोग गंदा पानी टाउन के बाहर निकाल देंगे तो पूरा शहर क्या रहेगा? क्लीन रहेगा। क्लियर हो गया कि ये लोग कैसे अपनी हेल्थ को लेके इतने ज्यादा प्रिकॉशंस लेते थे। गंदगी वो लोग इकट्ठा ही नहीं होने देते थे, गंदगी को वो लोग पूरा शहर के बाहर निकाल देते थे। तो काफी स्मार्ट लोग थे और अपनी हेल्थ को लेके काफी जागरूक थे। अब थोड़ा सा हम लोग पब्लिक बाथ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पब्लिक बाथ विथ फ्रेश वाटर कमिंग इन एंड डर्टी वाटर गोइंग आउट। वापस से आ जाओ मेरी लाखों की ड्राइंग पे, करोड़ों की है। अब वापस से मेरी लाखों की नहीं करोड़ों की ड्राइंग पे वापस आ जाते हैं। जो रिसर्च करने वाले हैं उन लोगों को इस शहर के एक पार्ट में एक बड़ी सी बाउंड्री मिली। उस बड़ी सी बाउंड्री के अंदर इस तरीके का एक स्विमिंग पूल मिला, यहाँ पे सीढ़ियाँ मिली। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि ये है पब्लिक बाथ। क्या है? पब्लिक बाथ। यहाँ पे पब्लिक आके नहाती होगी। तो ये पब्लिक बाथ के अंदर मान लो कि ये नदी है, यहाँ से फ्रेश वाटर अंदर आ जाता था और जो भी डर्टी वाटर है वो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था। क्या मिला हमको? पब्लिक बाथ मिला टाउन के अंदर। तो फ्रेश वाटर नदी से अंदर ले लिया जाता था और गंदा वाटर बाहर निकाल दिया जाता था। जब रिसर्चर्स ने और रिसर्च किया तो उन लोगों को एविडेंस मिला कि यहाँ पे छोटे 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 रूम्स मिले। इन रूम को देख के ये पता चलता है कि यहाँ पे चेंज करने की भी फैसिलिटीज थी। मतलब कि ये सारे क्या कहलाए? चेंजिंग रूम कहलाए। जो लोग कितने स्मार्ट थे कि आज से 5,000-7,000 साल पहले सारी पब्लिक को नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया था और चेंजिंग रूम जैसी फैसिलिटीज भी दी थी। और उन्होंने एक और फैसिलिटी दी थी कि यहाँ पे हॉट वाटर भी आ सकता था उस टाइम पे भी, मतलब कि गर्म पानी भी आ सकता था। इतनी सारी फैसिलिटी थी। वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है कि हॉट वाटर एंड चेंजिंग रूम अवेलेबल। मोहनजोदड़ो के पब्लिक बाथरूम के अंदर गर्म पानी भी आता था और चेंजिंग रूम भी था। यूज फॉर फेस्टिवल रिलीजियस सेरेमनी। कब इस्तेमाल में लिया जाता था? कोई भी त्योहारों के अंदर या कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे, सेरेमनीज होते थे, तब इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब हम लोग पब्लिक बिल्डिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2 बिग बिल्डिंग्स फाउंड यूज एज अ टाउन हॉल, थिएटर, ऑफिस, ग्रीनरी, शेल्टर फॉर सोल्जर। वापस से आ जाओ मेरी अरबों की ड्राइंग पे। अब मान लो ये जो टाउन का एरिया है, यहाँ पे ये लोग को 2 बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिले। तो ये लोग ने क्या बोला कि ये है पब्लिक बिल्डिंग। क्या है? पब्लिक बिल्डिंग। अब ये पब्लिक बिल्डिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता था? तो ये पब्लिक बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता था सोल्जर्स को शेल्टर देने में। मान लो कि मेरा साम्राज्य है और मेरे साम्राज्य के सैनिक अटैक करने जा रहे हैं दूसरे साम्राज्य में। बीच में आ गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के राजा ने ऐसा बोला कि हमारे पास पब्लिक बिल्डिंग है, आप आपके सोल्जर को हमारे पब्लिक बिल्डिंग में आराम करने दे सकते हो, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा स्टोरेज है लोगों को रहने के लिए। अब इसी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर ये लोग अनाज रख देते थे। जो भी किसान खेती करके अनाज उगाता था इसी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर स्टोर कर देते थे। तो ये लोग एज अ ग्रेनरी, अनाज रखने वाली जगह को हम लोग बोलते हैं ग्रेनरी। तो ये लोग इस बिल्डिंग को एज अ ग्रेनरी भी इस्तेमाल में लेते थे। और किन किन चीजों के इस्तेमाल में ले लेते थे ये लोग? तो हॉल, टाउन हॉल, मतलब अगर
राजा को कोई भी मीटिंग करनी होगी तो कहाँ पे करेंगे, पब्लिक बिल्डिंग के अंदर करेंगे। राजा को अगर पूरे प्रजा को एंटरटेन करना होगा तो इसी पब्लिक बिल्डिंग को एज अ थिएटर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोहनजोदड़ो वाला सेक्शन आपको पूरी तरीके से करवा दिया है। यही सेक्शन इस चैप्टर का सबसे लंबा था। अब आगे जो भी चीजें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे तो पहली लाइन ये देखो, अ वेल प्लान टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आ गई ना कॉमन लाइन। अब यहाँ पे देखो, इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। आज अगर आपको हड़प्पा देखने जाना है तो आपको पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि वो जो एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते थे, मतलब कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोग रहते थे, वो पहले इंडिया का ही पार्ट था। आज क्या हो गया है, पाकिस्तान हो गया है। तो आपको हड़प्पा देखने जाना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। इट वॉज फाउंड इन 1921 बाई दयाराम साहनी। दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1921 में हड़प्पा को वापस से फाउंड किया। मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। मैंने अभी आपको बोला कि ये सारी चीज़ें 3 से 5,000 साल पुरानी है। तो भूकंप आया होगा, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आए होंगे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें धरती में घुस गया होगा। तो धरती से इसको बाहर निकालना, वापस से इसके ऊपर रिसर्च करना, इसको वापस से शेप देना, ये सारे काम आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। तो दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। 1921 में इन्होंने हड़प्पा पूरी दुनिया को खोज के दिया। इट इज सिचुएटेड नियर द यमुना रिवर। आज नहीं, जब भी ये शहर बसा हुआ था तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस नदी के आसपास आता था, यमुना नदी के ऊपर। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। ये जो सिविलाइजेशन है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन, ये लोग हमारे कल्चर में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें इन्हीं से सीखी है। सप्त सिंधु मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर। अब मैं आपको सप्त सिंधु का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आपने शुरुआत में एक नदी के बारे में जाना था, इंदस रिवर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु रिवर। ये सिंधु रिवर से 7 अलग अलग रिवर्स निकलती है। तो इन्हीं 7 रिवर के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सप्त सिंधु। अब इसी सप्त सिंधु के आसपास से चारों टाउन्स थे। कौन कौन से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा एंड लोथल। तो ये चारों टाउन को हम लोग बोल सकते हैं कि सप्त सिंधु वाले सिविलाइजेशन हैं। क्यों, क्योंकि ये चारों टाउन सप्त सिंधु नदी के आसपास ही बसाए गए थे। अब समझ में आया, सप्त सिंधु मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 7 रिवर। तो जो भी लोग सप्त सिंधु के आसपास रहते थे तो हम लोग उसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो भी इंसान सप्त सिंधु या इंडस वैली के आसपास रहते थे हम लोग उनको क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। पीपल यूज कॉपर एंड स्टोन वेपन्स। हड़प्पा के लोगों ने ही कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया और स्टोन से वेपन बनाना शुरू किया। कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल करके वेपन बनाना हमको किस सिविलाइजेशन ने सिखाया, हड़प्पन सिविलाइजेशन ने सिखाया। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ड्यू टू यूज ऑफ दिस थिंग्स इट इज कॉल्ड द कॉपर एंड स्टोन एज। ये लोग ने किसका इस्तेमाल किया, कॉपर और स्टोन का, इसीलिए हम लोग इनको किस एज के अंदर गिनते हैं, कॉपर और स्टोन एज के लोगों के अंदर गिनते हैं। हड़प्पा हैड बिग ग्रेनरीज एंड फोर्ट। हड़प्पा के पास बड़े बड़े अनाज रखने की जगह थी और बड़े बड़े किले देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पीपल वॉर ऑर्नामेंट। वहां के लोगों ने ही हमको ऑर्नामेंट पहनना सिखाया। आज हम लोग घड़ी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, ये सब क्या है हमारे लिए, ऑर्नामेंट्स है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने ही हमको ऑर्नामेंट पहनना सिखाया है। कितने स्मार्ट लोग थे ये लोग। पीपल लिव्ड इन एन ऑर्गेनाइज वे, कॉमन लाइन आ गई। द टाउन वॉज सेफ एंड वेल प्लान, कॉमन लाइन आ गई। सो स्मार्ट प्लानिंग एंड गुड लिविंग, कॉमन लाइन आ गई। 1 2 3 और यहाँ पे ये रहा चौथा, ये कॉमन लाइन। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है 14 लाइन, बट आपको याद कितनी करनी है, 11 लाइन ही। तो बाकी की 4 लाइन मैंने क्या की है, सॉरी 10 ही लाइन याद करनी है। तो बाकी की 4 लाइन क्या है, कॉमन लाइन है। इसी तरीके से पढ़ते जाओ, टेंशन मत लिया करो, सब कुछ हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाउनशिप के अंदर। तो धोलावीरा के बारे में पढ़ लेते हैं। बोर्ड कैसे पूछ लेगी, राइट अबाउट द एशियंट इंडियन सिटी धोलावीरा। ठीक है, कोई भी इसको टफ तरीके से नहीं पूछा है, आसानी से बोर्ड ने आपसे ये सवाल पूछ लिया है। पहली वाली लाइन कॉमन लाइन है, बाद में यहाँ पे भी देखना 8वीं लाइन कॉमन है, 9वीं लाइन कॉमन है, 10वीं लाइन कॉमन है। हमको कितनी लाइन ही पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 लाइन पढ़नी है, 10 लाइन लिखना है। खुश रहा करो। आगे देखो, ये भी लाइन कॉमन है यार, पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब 1 2 3 4 10 में से 5 लाइन कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। लोकेटेड 140 किलोमीटर भुज गुजरात।
अगर आपको धोलावीरा के अंदर जाना है तो आपको गुजरात के भुज में पहुंचना पड़ेगा और भुज से 140 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको धोलावीरा मिल जाएगा। याद कर लो, धोलावीरा देखने जाना है तो कहां जाना पड़ेगा? गुजरात से भुज के अंदर जाना पड़ेगा। भुज से 140 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? धोलावीरा देखने को मिलेगा। पैलेस एंड वॉल्स वर पेंटेड व्हाइट कलर। जब आप धोलावीरा के अंदर जाओगे तो यहाँ के जो भी पैलेस हैं और यहाँ के जो पैलेस के वॉल्स हैं उन सब पर व्हाइट कलर का पेंट देखने को मिलेगा। द टाउन हैड स्ट्रॉन्ग वॉल्स मेड ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स। ये जो वॉल्स हैं उनको किन किन चीजों से बनाया गया है? क्ले, स्टोन और ब्रिक्स। ये सारी चीजों से बनाने से वहां के वॉल को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। हैड अ सिस्टम टू क्लीन वाटर। आज से 5 से 7 हजार साल पहले इनके पास वाटर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम था। स्ट्रीट वर स्ट्रेट एंड हाउस वर नीटली अरेंज। ये भी ऑलमोस्ट एक इजी सी लाइन है कि वहाँ के जो रास्ते थे वो काफ़ी स्ट्रेट होते थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई और घर अच्छे से बनाए जाते थे। तो मैंने कितने आसान तरीके से इसको समझा दिया, आपने सोचा भी नहीं होगा। अब आगे हम लोग लोथल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लोथल के क्वेश्चन को बोर्ड थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछती है। लोथल वॉज अ सिग्निफिकेंट पोर्ट इन इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। लोथल को बोला गया कि एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था इंडिया का। इस तरीके से आप हमको एक्सप्लेन करो, डरो मत, आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली कॉमन लाइन हो गई, फिर आके देखते हैं 8वीं कॉमन लाइन, 9वीं कॉमन लाइन, 10वीं कॉमन लाइन। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 4 कॉमन लाइन है, मतलब 6 लाइन ही याद करनी पड़ेगी। इट इज लोकेटेड इन द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। आपको लोथल अगर देखना होगा तो आपको गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। द हाउस वर बिल्ड एट अ डिफरेंट टाइम। ये जो लाइन है ये बता रहा है कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है इसको 3 पीढ़ियों ने मिलकर करवाया है। मतलब कि मान लो मेरे दादाजी, मेरे पापा और मैं, हम तीनों ने मिलकर लोथल को बनाया है। तो कंस्ट्रक्शन कितने बार में हुआ है? 3 टाइम्स में हुआ है। इट इज लोकेटेड बिटवीन 2 रिवर भोगावो एंड साबरमती। भोगावो और साबरमती के बीच में लोथल आता है। इट हैज अ डॉक फॉर शिप। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब शिप को पार करने की जगह। अब यहाँ पे देखना सवाल क्या था? इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो जब रिसर्च करने वाले यहाँ पे पहुंचे तो उनको यहाँ पे शिप को पार करने की जगह देखने को मिली, मतलब डॉकयार्ड देखने को मिला। फिर वो थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं। बिग स्टोरेज बिल्डिंग सो ट्रेड विथ अदर प्लेसेस। अब यहाँ पे मेरी ड्राइंग से समझना, जो मेरी अरबों की ड्राइंग है इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि ये पूरा लोथल टाउन है, ठीक है। अब आप सबको पता था कि पुराने जमाने में लोग नदी के किनारे पे बसते थे, तो थोड़ा सा नदी बना लेते हैं। मान लो ये रहा नदी, क्या हो गया? नदी। अब ये लोग ने क्या किया हुआ था, जितना मेरे को एविडेंस मिला है, यहाँ से जो है ये लोगों ने नदी का पानी अंदर ले लिया। कैसे ले लिया? अंदर ले लिया। अब यहाँ पे आपका शिप पार्क हो जाता था, जिसको हमने क्या बोला? डॉकयार्ड बोला। क्या बोला? डॉकयार्ड बोला। फिर रिसर्चर्स ने ऐसा देखा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है। ये बिल्डिंग नहीं थी, ये क्या था? गोडाउन था। क्या था? गोडाउन से ये सब। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे शिप भी पार्क हो रही है और शहर के अंदर पानी भी लिया गया है, यहाँ पे आपको गोडाउन भी देखने को मिल रहा है, तो जरूर ये लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते होंगे। अपने शहर से किसी और शहर को सामान सेल करते होंगे और किसी और शहर से अपने शहर के अंदर सामान परचेस करते होंगे। तो हम लोग ये सारे एविडेंस से बोल सकते हैं कि लोथल जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट भी था। मिल गया एविडेंस, मिल गया जवाब, समझ में आ गया? खुश रहा करो। तो बस उसी लाइन को पूरा करते हैं कि इट वॉज अ रिच एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट। मैंने काफी आसान तरीके से आपको लिख दिया। तो इस चैप्टर के अंदर ये 4 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट करना, मैं इन चारों टॉपिक्स को और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग चैप्टर 4 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो चैप्टर 4 के अंदर आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के सारे क्वेश्चन। अब ध्यान क्या देना है, यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन है बोर्ड इसमें से आपको घुमा के सवाल पूछती है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि बोर्ड इस लाइन से भी सवाल बना देती है। तो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा पर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कॉमन लाइन से। तो सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में जब आप लिख रहे होंगे तो आपको ये 2 कॉमन लाइन लिखनी होगी। ये जो पहली है ये है आपकी स्टार्टिंग लाइन और ये आपके लिए है एंडिंग लाइन। इसके अंदर मैंने लिखा क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान दो।
एशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी, प्राचीन भारत की यूनिवर्सिटी सच एस नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी, वल्लभी, ये 4 यूनिवर्सिटी के नाम है और आप इनके बारे में ही पढ़ने जा रहे हो, तो मैंने चारों नाम को यहाँ पे लिख दिया। वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में फेमस थे, और ये लोग सेंटर थे नॉलेज और लर्निंग का। कितना आसान लाइन है, चारों यूनिवर्सिटी का लिस्ट बनाया, ये लोग फेमस थे और ये लोग पे क्या होता था, पढ़ाई होती थी। यही लाइन मैंने बना दी, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन हो गई। एंडिंग लाइन, दिस एशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी वर द प्राइड ऑफ अवर कंट्री, ये जो चारों यूनिवर्सिटी हैं वो हमारे देश के लिए प्राइड हैं। तो ये आपकी एंडिंग लाइन हो गई। ये दोनों लाइन को कैसे भी समझ लो, याद कर लो, ये 2 लाइन सारे यूनिवर्सिटी के ऊपर और नीचे लिखने हैं। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखो मैंने स्टार्ट किया हुआ है स्टार्टिंग लाइन से। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, नालंदा वॉज अ फेमस ओल्ड यूनिवर्सिटी, नालंदा एक प्राचीन और फेमस यूनिवर्सिटी है। नालंदा में अगर आपको जाना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा पटना। पटना कहाँ पे आया, बिहार में, तो बिहार के पटना में हमको नालंदा यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। इट वॉज अ सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जब पुराने जमाने में पढ़ाई होती थी ना, तो वो जो यूनिवर्सिटी हो, वो जो पढ़ाई हो, किसी ना किसी धर्म से बिलोंग करती थी। मतलब जो भी आप यूनिवर्सिटी देखोगे किसी ना किसी धर्म से बिलोंग करेगी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से धर्म का डोमिनेंस था, बुद्धिज्म और जैनिज्म का डोमिनेंस था। कुमार गुप्ता, अब कुमार गुप्ता ने ही यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने में काफी मदद की थी। स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्री केम हियर, पूरी दुनिया से, इंडिया से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था, तो यहाँ पे 7 बड़े हॉल थे और 300 क्लासरूम्स थे। 7 बड़े बड़े हॉल्स और 300 क्लासरूम हमको देखने को मिलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे जो लाइब्रेरी थी वो बहुत बड़ी थी और लाइब्रेरी को हम लोग धर्मगुंज के नाम से जानते हैं। तो नालंदा की लाइब्रेरी को क्या बोले हम लोग, धर्मगुंज। स्टूडेंट गॉट फ्री फूड एंड क्लॉथ, बच्चों को यहाँ पे फ्री में खाना और कपड़ा दिया जाता था। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, फिलोसॉफी, ग्रामर, स्कल्पचर बनाने के बारे में और रिलीजियस चीजों के बारे में भी सिखाते थे। 700 सालों तक ये यूनिवर्सिटी डोमिनेंस बना के रखी हुई थी कि इनसे अच्छा एजुकेशन कोई नहीं देता था। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग संग स्टडीड हियर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि बोर्ड इसमें से घुमा के सवाल पूछेगी, तो बोर्ड आपको ये पूछ सकती है कि कौन से चाइनीज ट्रेवलर नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, तो ये रहा। या तो बोर्ड आपको ऐसा पूछ सकती है कि चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग संग कहाँ पे पढ़ाई किए थे, तो आपको याद होना चाहिए नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जो ह्यूंग संग थे, ये यहाँ से कितनी बुक लेके गए हैं, 657 बुक्स ये यहाँ से चाइना लेकर गए हैं। अब एक और बात पूछा जा सकता है कि कुमार गुप्ता ने जिस यूनिवर्सिटी को बनाया था उस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखो। तो कुमार गुप्ता ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पहला जो लाइन है वो स्टार्टिंग लाइन है, भले बड़ी दिख रही है पर आपको मालूम है कि ये है क्या। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये जो पहली लाइन है वो भी मैंने फुद्दू से लिखी हुई है कि तक्षशिला वाज वन ऑफ द फेमस एंड ओल्ड यूनिवर्सिटी। ये लाइन भी मैंने आसान सी भाषा में चारों यूनिवर्सिटी के अंदर लिख के रखा है, बस यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बदलता जाएगा, बाकी ये जो सारी लाइन होगी वो सेम होगी। तो अमित भैया आपके लिए काफी आसान नोट्स बनाते हैं, अगर आपको ये चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी करूंगा। तो तक्षशिला किस जगह का कैपिटल था, गांधार किंगडम का। याद रखना, आपको बोल दिया जाएगा क्या कि गांधार किंगडम का जो कैपिटल था उस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखो, तो आपको तक्षशिला के बारे में लिखना होगा। टुडे इट इज इन रावलपिंडी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के रावलपिंडी जगह पे जाओगे तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। टोटल 64 तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे तक्षशिला में। यहाँ के जो बच्चे थे वो आश्रम के अंदर गुरु के साथ ही रहते थे पढ़ाई करने के लिए, इतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। यहाँ का जो नाम है तक्षशिला वो रखा गया था किंग तक्षसा के ऊपर से। तो क्या याद रखो, ये जो तक्षशिला नाम है ये कहाँ से आया था, किंग तक्षसा के नाम से आया था। अब ये है कौन, किंग तक्षसा वॉज अ सन ऑफ लॉर्ड राम्स ब्रदर, राम जी के भाई के सन का नाम था तक्षसा, उन्हीं के नाम से रखा गया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम। तो आप ये भी याद रखना कि यहां से भी बोर्ड आपको सवाल पूछ सकती है। टीचर स्टडीड रेशियो वाज 1 टीचर फॉर 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट को एक ही टीचर पढ़ाएगा, तो ये टीचर स्टूडेंट रेशियो था, 20 बच्चे को एक ही टीचर पढ़ाएगा। स्टूडेंट कुड चूज सब्जेक्ट फ्रीली, कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट अपने मन से चुन सकता था।
तक्षशिला वॉज अ फेमस फॉर हायर एजुकेशन। किसके लिए फेमस था? हायर एजुकेशन के लिए फेमस था। अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे राजा भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे। कौन कौन से स्टूडेंट जो फेमस है यहाँ पे पढ़ने आए थे? तो जीविका, चंद्रगुप्त मौर्य, पाणिनि एंड कौटिल्य और चाणक्य, ये सारे लोग भी यहाँ पे पढ़ने आए थे। तो ये सारे फेमस स्टूडेंट हैं किसके? तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। ये नाम थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना, क्योंकि इनके ऊपर से भी बोर्ड आपको सवाल पूछ सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गई, फाइन या हाइन, जो आप इसको पढ़ लो वो आपका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। याद क्या रखना है? ये सारी स्पेलिंग। क्यों? क्योंकि इनके नाम के भी ऊपर से आपको पूछ लिया जाएगा कि ये जो ट्रेवलर है, ये चाइनीज ट्रेवलर किस यूनिवर्सिटी में विजिट किए थे? तो फाइन तक्षशिला यूनिवर्सिटी में विजिट किए थे। कब आए थे? 5th सेंचुरी में। तो ये पूरे लाइन के ऊपर से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि 5th सेंचुरी के अंदर जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे हमारे देश की यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखो। यहाँ पे आपकी ये हो गई लास्ट एंडिंग लाइन। तो यहाँ पे आपने तक्षशिला के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम लोग वाराणसी और काशी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो दोनों लाइन है वो दोनों लाइन कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी वॉज कॉल्ड द सिटी ऑफ लर्निंग इन एशियन टाइम। वाराणसी जगह है, आप सबको भी पता है कि वाराणसी काशी एक जगह है। पुराने जमाने में इस सिटी को बोला जाता था सिटी ऑफ लर्निंग। तो याद रखना कि आपको लिखना है सिटी ऑफ लर्निंग के बारे में। तो कौन से यूनिवर्सिटी के बारे में लिखोगे? वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखोगे। इट वॉज बोथ अ होली सिटी एंड एजुकेशनल प्लेस। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि एक धार्मिक जगह भी है, साथ साथ में यहाँ पे पढ़ाई भी करवाई जाती है। तो वाराणसी और काशी एक धार्मिक जगह है, साथ साथ में यहाँ पे पढ़ाई भी होती थी। ये यहाँ पे एक फेमस यूनिवर्सिटी भी थी। यहाँ पे वैदिक रिलीजन के ऊपर ज्ञान दिया जाता था। जो भी हिंदू धर्म के वेद हैं उसका ज्ञान हमको वाराणसी पे देखने को मिलता था। हम लोगों के लिए ये एक पिलग्रिमेज प्लेस भी है और यहाँ पे एजुकेशन भी दिया जाता था। तो फेमस फॉर पिलग्रिमेज एंड एजुकेशन। वाराणसी के अंदर हमारी धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। हम लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए वाराणसी के अंदर भी जाते हैं और पुराने जमाने में यहाँ पे लोग पढ़ाई करने भी जाते थे। ये आर्यन कल्चर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप उपनिषद एक बुक है, इस बुक के अंदर आप पढ़ोगे तो वाराणसी और काशी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। और यहाँ पे कौन सा कल्चर था? आर्यन कल्चर। हम सारे हिंदुओं के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। तो हम हिंदू ही आर्यन थे। तो आर्यनों का जो भी कल्चर है वो कहाँ पे डेवलप हुआ? वाराणसी के पास। ये भी आप समझ के चल सकते हो। किंग अजातशत्रु, याद रखना इन किंग का नाम, किंग अजातशत्रु। ये एजुकेशन को भी बहुत प्यार करते थे और ये खुद एक बड़े थिंकर यानी फिलोसोफर थे। तो ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि किंग अजातशत्रु वो एजुकेशन को प्यार करते थे और वो ग्रेट फिलोसोफर थे, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वाराणसी से। तो वाराणसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य केम हियर टू टीच वेदांता। आदि शंकराचार्य जी भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने वेदांता के बारे में यहाँ के बच्चों को ज्ञान दिया था। लॉर्ड बुद्धा भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया था। स्कॉलर्स फ्रॉम पंजाब शिफ्टेड टू काशी। जो भी स्कॉलर्स थे यानी इंटेलिजेंट लोग थे पंजाब के, वो पढ़ने के लिए काशी में आते थे। मैनी प्रिंसेस स्टडीड हियर। ये लाइन मेरे को आपको समझाना नहीं पड़ेगा। अंडर अशोका द सारनाथ मॉनेस्ट्री नियर वाराणसी बिकम फेमस फॉर लर्निंग। आ गया आपके लिए एक सवाल कि अशोका ने सारनाथ मॉनेस्ट्री बनाई थी वाराणसी के अंदर, बिकम अ फेमस फॉर लर्निंग। ये टाइटल दे देगा और आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन। क्या बोला गया कि अंडर अशोका द सारनाथ मॉनेस्ट्री नियर वाराणसी बिकम फेमस फॉर लर्निंग, एक्सप्लेन। वो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछ सकती है। आपको क्या लिखना होगा? वाराणसी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका आ गया ये एंडिंग लाइन। तो ये वाला भी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पहली लाइन कॉमन है, ये वाली लाइन भी कॉमन है। मैंने बोला था ना सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम बदलेगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। इट वॉज इन गुजरात नियर भावनगर। आज आपको अगर वल्लभी यूनिवर्सिटी देखने जाना है तो आपको गुजरात के भावनगर में जाना पड़ेगा, तब आप वल्लभी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच सकोगे। सेंटर फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सेंट। बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सेंट का सेंटर था। यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क और सेंट आते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, मतलब ध्यान लगाते होंगे, बच्चों को टीचिंग देते होंगे। श्रीमती एंड गुणमती वर फेमस बुद्धि टीचर। आप लोगों को ये दोनों जन का नाम दे दिया जाएगा, स्थिरमती एंड गुणमती, है ना। स्थिरमती एंड गुणमती एक फेमस टीचर है और इन्होंने कहाँ पे पढ़ाया है? तो आपको पता होना चाहिए कि वल्लभी यूनिवर्सिटी में। बोर्ड ऐसे भी सवाल पूछती है।
मैनी स्कॉलर्स केम एंड मेड न्यू आइडियाज, बहुत सारे स्कॉलर्स यानी प्रोफेसर्स यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया होगा और अलग अलग आइडियाज दिए होंगे यहाँ के स्टूडेंट को। स्टूडेंट केम फ्रॉम फार प्लेस फॉर हायर एजुकेशन, यहाँ पे भी लोग दूर दूर से हायर एजुकेशन लेने आते थे। क्या क्या पढ़ाया जाता था, तो ऑलमोस्ट सब चीजों के अंदर यहाँ पे नॉलेज दिया जाता था और पूजा पाठ यानी रिलीजियस के बारे में भी सिखाया जाता था। वल्लभी वॉज एंड ऑल्सो एन इंटरनेशनल पोर्ट, जो वल्लभी है वो भी एक इंटरनेशनल पोर्ट है। इसके पीछे की मैं स्टोरी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आपको जानने की अभी के लिए तो जरूरत नहीं है। द कैपिटल ऑफ द माइत्रक डायनेस्टी, वल्लभी किसका कैपिटल था, माइत्रिक डायनेस्टी। तो ये भी याद रख के चलना कि अगर माइत्रिक डायनेस्टी का कुछ भी वर्ड आता है तो वो किस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है, वल्लभी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है। लेटर अरब अटैकर्स डिफीट द किंग, अब ये वल्लभी के ऊपर अरब वालों ने अटैक किया और यहाँ के राजा हार गए और ये लोग ने ये यूनिवर्सिटी को बंद करवा दिया। अरब ने अटैक किया और ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई। नेम्स ऑफ फेमस स्कॉलर्स वर रिटन ऑन द गेट, बहुत सारे फेमस स्कॉलर का नाम आज भी इस यूनिवर्सिटी के गेट पे देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते थे और यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी थी कैसे चलती थी, तो चैरिटी से चलती थी। कौन देता था चैरिटी, किंग्स और लैंडलॉर्ड यहाँ पे चैरिटी देते थे जिससे ये यूनिवर्सिटी चलती थी। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा दिया है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ हार्ड लग रहा है तो मुझे वो हिस्सा कमेंट करना, मैं आसान कर दूंगा आपके लिए। अब चैप्टर 17 पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दो सेक्शन है। हम लोग इसके अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन के आईएमपी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वो काफी आसान है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्शन से आपको एक सवाल पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बार बार बोर्ड आपको ये सवाल पूछ ही रही है, इसीलिए मैंने अनएम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन को चुना है क्योंकि ये जो सवाल है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये काफी बार पूछा गया है। आपके बुक में 6 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट दिए गए हैं, उन्हीं को हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मीनिंग क्या है, दिस हैपन व्हेन पीपल हैव वर्क ओनली इन सर्टेन सीजन एंड रिमेन जॉबलेस इन अदर मंथ। नहीं समझ में आया, अरे सीजन से ही तो लेना देना है। मान लो कि एक इंसान स्वेटर बेचता है ठंडी में, तो वो बेचारा बारिश में क्या करेगा, तो वो बेचारा बारिश में बेरोजगार रह जाएगा। सिंपल सी भाषा में ये समझो कि टोटल कितने महीने हैं, 12 महीने हैं। एक इंसान 8 महीने काम करता है और 4 महीने बैठा रह जाता है और ये बार बार उसके साथ होता ही रहता है कि उसको 8 महीने काम मिलेगा, 4 महीने वो बैठा रह जाएगा। तो ये क्या कहलाया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा कहाँ होता है हमारे देश में, तो ऐसा कहाँ होता है हमारे देश में, एग्रीकल्चर के अंदर। अब एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट हैपन, फार्मिंग डिपेंड ऑन रेन एंड क्रॉप सीजन। फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब ऑफ सीजन होता होगा कि मतलब जब बारिश नहीं होती होगी तो फार्मर हैव नो वर्क अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप या नेक्स्ट रेनी सीजन। समझ में आया, जब तक बारिश है तब तक किसान के पास काम है, बारिश चली गई किसान के पास काम नहीं है। मान लो कि जून से लेके सितंबर तक बारिश हुई तो किसान जून से लेके अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक काम करेगा, फिर वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई बैठा रह जाएगा। तो जब तक बारिश है उसके कुछ महीनों तक किसान के पास काम है, बारिश खत्म हुई किसान के पास धीरे धीरे काम खत्म हो जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सेकेंड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। This is a short-term unemployment when a person is looking for a job or shifting from one job to another job। क्या लिखा है मैंने, एक इंसान एक जॉब से दूसरे जॉब के अंदर जब ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब कि इंसान के पास सिर्फ थोड़े समय के लिए काम नहीं होता है। नहीं समझ में, एग्जाम्पल देखो, अ स्टूडेंट कंप्लीट देयर एजुकेशन एंड सर्चिंग फॉर देयर फर्स्ट जॉब। आप लोग पढ़ाई कर लोगे, आप लोग जैसे कॉलेज खत्म करोगे तो कॉलेज खत्म करते ही थोड़ी आपको जॉब मिल जाएगी। कॉलेज खत्म करोगे फिर मार्केट में आप काम को ढूंढने जाओगे। तो आप कॉलेज खत्म किए फिर आप सर्च कर रहे हो जॉब को, आपको काम नहीं मिला है, आप क्या कर रहे हो, काम ढूंढ रहे हो। तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उस टाइप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और एग्जांपल देख लेते हैं, अ पर्सन लीव अ जॉब टू फाइंड बेटर जॉब। मान लो कि मैं गैराज में काम कर रहा था, अब मुझे फैक्ट्री में काम करना है, तो मैंने गैराज को छोड़ दिया, अब मैं फैक्ट्रियों में जा जाके काम ढूंढ रहा हूं। तो इस टाइप को हमने क्या बोला, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हम काम की खोज में जब एक काम को छोड़ते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये बहुत छोटे समय के लिए होता है।
अब तीसरा जो है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। पीपल लूज जॉब बिकॉज देयर स्किल डू नॉट मैच द जॉब अवेलेबल। इंसान काम से हाथ धो बैठता है जब उसकी स्किल मैच नहीं करती है जो भी वो काम कर रहा होता है। नहीं समझ में आया? समझते हैं। न्यू मशीन एंड टेक्नोलॉजी रिप्लेस ह्यूमन वर्कर। अब मान लो आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वहां पे नई टाइप की मशीन आ गई, तो अब आपको वो नए टाइप की मशीन चलाने नहीं आएगी, तो आपको आपके जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री क्लोज और शिफ्ट टू न्यू प्रोडक्ट। एक फैक्ट्री बंद हो गई और वो फैक्ट्री अब दूसरे तरीके का प्रोडक्ट बना रही है। मान लो कि एक फैक्ट्री बनाती थी छोटा वाला फोन, यानी नोकिया वाला फोन, अब वो फैक्ट्री बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अब कोई भी वो कीपैड वाला फोन नहीं लेगा। अब हम लोग कैसा फोन लेंगे? ये टच स्क्रीन वाला। तो ये जो कीपैड बनाने वाले वर्कर थे, अब उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा या वो जॉब छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये टच स्क्रीन वाला यानी नए मॉडर्न तरीके का प्रोडक्ट बनाने नहीं आता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्कर आर ट्रेन्ड इन ओल्ड मेथड एंड कैनॉट यूज मॉडर्न मशीन। वर्कर को हमने ट्रेनिंग दी थी कीपैड वाला फोन बनाने की, तो ये मॉडर्न मेथड वाला फोन कैसे बना पाएंगे? या तो वो जॉब छोड़ देंगे या तो उनको निकाल दिया जाएगा। अब आता है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। देखना ये थोड़ा मजेदार है। मोर पीपल वर्क ऑन अ जॉब देन आर नीडेड। जरूरत से ज्यादा लोग काम में जुड़े हुए हैं। इवन इफ सम स्टॉप वर्किंग द आउटपुट रिमेन सेम। जरूरत से ज्यादा लोग काम के अंदर जुड़े हुए हैं, हम लोग कुछ लोगों को अगर उसमें से बाहर निकाल देंगे तो भी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा। भैया क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखो, एक फार्मर है, उसके पास एक छोटा सा खेत है। उस खेत के अंदर 2 वर्कर की जरूरत है, बट हमने वहां पे सारी फैमिली को लगा दिया। फार्मर है, उस खेत में कितने लोगों की जरूरत थी? 2 लोगों की, बट काम कितने कर रहे हैं? 6 लोग। इफ 3-4 पीपल स्टॉप वर्किंग प्रोडक्शन डज नॉट फॉल। अब टोटल काम कितने कर रहे हैं? 6 लोग। 6 लोग में से हम लोग अगर 3 से 4 लोगों को निकाल देंगे तो भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। मैं इसको आपको इजी करके दे देता हूं। मान लो कि मेरे पापा की मिठाई की दुकान है। मेरे पापा की मिठाई की दुकान पे लाख रुपए पापा महीने का बना लेते थे जब पापा अकेले बिजनेस कर रहे थे। अब मैं एजुकेशन लेके पास हो गया, मुझे नौकरी नहीं मिली, तो पापा ने बोला चल तू दुकान पे बैठना। मैं दुकान पे बैठने लगा, तो अब मैं और मेरे पापा मतलब 2 लोग हो गए। तो मेरी दुकान की इनकम नहीं बढ़ी। जब पापा थे दुकान के ऊपर तो भी 1 लाख रुपए कमाते थे, मैं पापा दोनों दुकान को चला रहे हैं तो भी 1 लाख रुपए ही बन रहा है। अगर मैं वहां से चला जाऊं, मैं अगर दुकान को छोड़ दूं तो भी उस 1 लाख रुपए पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं क्या था? एक्स्ट्रा था। ऐसा दिख रहा था कि मैं वहां पे काम कर रहा हूं, बट फाइनल आउटपुट यानी फाइनल इनकम पे कोई असर नहीं आया। मैं रहूं ना रहूं, मेरे दुकान की इनकम 1 लाख रुपए है। तो मैं क्या था? एक्स्ट्रा पर्सन था। सिर्फ दिख रहा था मैं कि मैं वहां पे काम कर रहा हूं, बट फाइनल आउटपुट पे कोई भी असर नहीं आया। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट को। जॉब लूज अमंग वर्कर इन फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज। जो भी फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर वर्कर काम कर रहे थे उनकी जॉब छीन ली गई या छूट गई या उन्होंने छोड़ दी, तो हम लोग इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये होता क्यों है? लो डिमांड फॉर गुड्स, चीप इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री, फैक्ट्रीज क्लोज ड्यू टू लॉस। अब देखो मैं आपको पहला वाला समझाता हूँ, लो डिमांड फॉर पीपल। इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं कि मान लो कि आपके एरिया में एक चाय की टपरी थी। अब उस चाय की टपरी के सामने एक अच्छा खासा चाय वाला आ गया, जिसके पास फ्रेंचाइजी है, उसने अपना बोर्ड लगाया, उसने आपको बैठने का एरिया दिया। अब आप ये चाय की टपरी छोड़ के ये जो नया वाला मॉडर्न तरीके से चाय बेच रहा है इसके पास चले गए। आप लोग जाते हो ना आजकल गुजरात के अंदर खेटलापा है या चाय सुट्टा बार है, उसमें जाते हो ना, तो चाय के टपरी वाले अंकल के चाय की डिमांड खत्म हो गई। पहले यहाँ पे दिन में 100 लोग आते थे, अब यहाँ पे दिन में 20-30 लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि अंकल के चाय की डिमांड खत्म हो गई। तो क्या अंकल अपने वर्कर को निकाल देंगे? वो चाय की टपरी वाले अंकल अपने वर्कर को निकाल देंगे? हाँ, निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि उनके चाय की डिमांड, उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो वो इतना कमा ही नहीं पाते कि अपने आदमियों को सैलरी दे पाए। तो लो डिमांड की वजह से फैक्ट्री बंद हो जाती है। जैसे आप लोग पहले कीपैड फोन खरीदते थे, अब हम लोग क्या खरीदते हैं? स्मार्टफोन खरीदते हैं। तो कीपैड फोन वाली फैक्ट्री बंद हो गई होगी, तो वहां के वर्कर को निकाल दिया गया होगा। क्यों निकाल दिया? क्योंकि अब कीपैड फोन की कोई भी डिमांड नहीं है मार्केट में। समझ में आ गया आपको ये वाला टॉपिक? ठीक है। चीप इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। मान लो कि ये पेन है,
ये इंडिया में बन रहा था 1000 रुपए का, इसको हमने चाइना से मंगाया तो ये हमको 300 रुपए में मिल जा रहा था। तो क्या वो फैक्ट्री बंद होगी? हाँ बंद होगी, क्योंकि अगर सेम प्रोडक्ट मेरे को सस्ते पे मिलेगा, आपको भी सस्ते पे मिलेगा, तो आप सस्ता वाला खरीदोगे। तो हमने ये पेन को चाइना से मंगाया, 1000 रुपए की पेन थी, अब हमको 300 रुपए की मिलती है, तो हमारे देश में जो कंपनी इसको 1000 रुपए में बना रही थी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने अब चीप में प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लिया, तो भी लोगों को निकाल दिया जाएगा। फैक्ट्री क्लोज ड्यू टू लॉस, ये दोनों केस में फैक्ट्री को लॉस हो रहा है, जिससे अब फैक्ट्री बंद हो जाएगी और लोगों को निकाल दिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम लोग हैं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। पीपल हैव डिग्री एंड एजुकेशन बट कैन नॉट फाइंड सुटेबल जॉब। हम लोगों के पास डिग्री है बट हमको जैसा काम चाहिए वैसा काम हमको नहीं मिल पाता है, तो हम लोग इस सिचुएशन में इस टाइप को बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा क्यों है? मोर स्टूडेंट पास आउट एवरी ईयर बट जॉब अपॉर्चुनिटी आर फीवर। हर साल 4 लाख इंजीनियर पास होते हैं बट देश को सिर्फ 2 लाख इंजीनियर चाहिए, मतलब कि जितने लोग पास होके निकल रहे हैं उतनी अपॉर्चुनिटी देश में है नहीं। मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल नीडेड इन द मार्केट। हम सबको पता है कि हम लोगों को सारा काम जाके कंप्यूटर के ऊपर करना है, बट स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हम लोग सिर्फ असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पेपर पे घिसते रहते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो मार्केट के अंदर स्किल चाहिए और जो हम लोगों को आता है उसमें डिफरेंस हो जाने की वजह से भी हमको काम नहीं मिलता है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर एजुकेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट आज भी हम लोग नोटबुक का एजुकेशन ही ले रहे हैं। फोकस ऑन थियरी एजुकेशन इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। हम लोग रट्टाफिकेशन पे जो भी बुक में लिखा है नो करके याद कर लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों के पास है नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों को काम नहीं मिल पाता है। यहाँ पे मैंने आपको ये टॉपिक भी समझा दिया है, कुछ भी हार्ड लगे नीचे कमेंट करना, भैया आपके लिए इजी कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएंगे। अब हम लोग चैप्टर 16 के आईएमपी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चैप्टर 16 का नाम है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ग्लोबलाइजेशन। अब इनको शॉर्ट में बोला जाता है एलपीजी। ये जो टॉपिक है जब आप उसको टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 पेज का है। मैंने ये तीनों टॉपिक का एक ही आंसर बना दिया है। आप सही सुन रहे हो, तीनों टॉपिक का एक ही आंसर। ये आंसर आप लिखोगे तो भी आपको बोर्ड में फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। मेरी गारंटी है कि पूरे जीएससीबी बोर्ड में ऐसा आपको कोई करके नहीं दे रहा होगा। अब हम लोग एडवांटेज पढ़ लेते हैं। आपको चाहे लिबरलाइजेशन पूछे, प्राइवेटाइजेशन पूछे, ग्लोबलाइजेशन पूछे, सबके अंदर ये सेम एडवांटेज लिखना है। स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 was introduced to change the Indian economy। 1991 में एक पॉलिसी आई थी इकोनॉमी के अंदर, उसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। याद रखो मेरे साथ, 1991 में हमारे देश में एक पॉलिसी आई थी, उसका नाम क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। क्या करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी? हमारे देश की इकोनॉमी को बदलने के लिए। अब इस पॉलिसी के अंदर 3 पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की। याद रह जाएगा? हाँ याद रह जाएगा। ये तीनों पॉलिसी क्यों लाया गया था? ताकि हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। क्यों लाया था ये पॉलिसी? ताकि हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके गुड्स एंड सर्विस का। मान लो कि हमारे देश में 100 फोन बनते थे, तो ये पॉलिसी लाने के बाद हमारा एम है कि अब हमारे देश में 10,000 फोन बनने लगे। हम चाहते थे कि हमारे देश में ज्यादा प्रोडक्शन हो, इसीलिए क्या पॉलिसी लाई गई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर मोर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। हम चाहते थे कि बाहर देश वाले हमारे देश में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा देश आगे बढ़े। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब वो यहाँ पे कैपिटल और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, मतलब कि वो यहाँ पे फैक्ट्री डालेंगे। इस लाइन से मैं 2 चीज क्लियर कर देता हूँ। हम चाहते थे कि बाहर देश वाले हमारे इधर इन्वेस्ट करें, और हम ये भी चाहते थे कि बाहर देश वाले लोग हमारे देश में फैक्ट्री डालें। जैसे कि सैमसंग हमारे इधर उसके फोन बनाने लगे, आईफोन उसका फोन हमारे देश में बनाने लगे, टेस्ला हमारे देश में कार बनाने लगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारे देश में कैपिटल और टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टू मॉडर्नाइज इंडस्ट्री विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेथड। हमारे देश के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमने क्या सोचा कि हम बाहर देश वालों को अपने देश में बुलाते हैं। तो जब वो लोग हमारे देश में आएंगे तो वो नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए मेथड लेके आएंगे। जैसे मान लो कि अब आईफोन हमारे देश में बनेगा, तो आईफोन बनाने की जो टेक्नोलॉजी होगी वो नई है,
तो वो लोग हमारे देश में आएंगे, हम लोग भी उनकी टेक्नोलॉजी को देखेंगे और हम लोग वो चीज सीख जाएंगे। तो हमारा देश चाहता था, हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे देश के अंदर अब सारा काम नए मेथड नई टेक्नोलॉजी से हो, जिससे देश और आगे बढ़े। टू प्रमोट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे? ताकि लंबे समय के लिए हमारे देश में डेवलपमेंट होता रहे। मान लो कि हम लोग दुनिया में हमेशा आगे बढ़ते रहें, इसीलिए गवर्नमेंट क्या लेके आई? ये 3 पॉलिसी लेके आई। टू एंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाइल अचीविंग ग्रोथ, ये सारी चीजों की वजह से क्या होगा? एनवायरमेंट बर्बाद होगा। गवर्नमेंट ने किसको सपोर्ट किया? इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। अब जितनी फैक्ट्री डलेगी उतना एनवायरमेंट बर्बाद होगा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एनवायरमेंट बर्बाद ना हो। तो एडवांटेज को हम लोग एक बार वापस से दिमाग में डाल लेते हैं। कौन सी पॉलिसी आई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इसके अंदर क्या आया? एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। हम ये पॉलिसी क्यों लेके आए थे? ताकि हम हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा सके। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश को फायदा होगा। अब प्रोडक्शन मतलब हमारे देश में फैक्ट्री कैसे डलेगी? जब बाहर देश वाले पैसा डालेंगे, और जब बाहर देश वाले फैक्ट्री डालेंगे। हमारे देश में प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे और जब फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में फैक्ट्री लगाएंगे। जब ये लोग हमारे देश में फैक्ट्री लगाएंगे तो हम लोगों की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो जाएगी? नई हो जाएगी, जिससे हमारा जो देश है वो लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ता रहेगा। अब ये तीनों पॉलिसी की बुराई क्या है उसको देख लेते हैं, मतलब डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। इंडिया स्टार्ट डिपेंडिंग मोर ऑन फॉरेन कंट्री। अब हमारे पास पैसा था ही नहीं, तो हम लोग ज्यादा डिपेंड कर गए किसके ऊपर? फॉरेन कंट्री के ऊपर। पैसा भी वही लोग हमको दे रहे थे, टेक्नोलॉजी भी वही लोग हमको दे रहे थे, तो हम लोग ज्यादा डिपेंड हो गए फॉरेन कंट्री पे। ये मेरे पास आईपैड है, ये मेरे पास फोन है, यहाँ पे लाइट लगी है, वो रहा कैमरा, ये सारी चीजें आपको पता है कि बाहर देश से हमारे देश में आती है। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा डिपेंड हो गए हैं बाहर देश वालों पे। ये बुराई हो गई इस पॉलिसी की। बिग कंपनीज ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्मॉल सफर्ड। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग जब नाश्ता करने के लिए बाहर निकलते थे, समोसे हो गए, कचौड़ी हो गई, छोले भटूरे हो गए, पाव भाजी हो गई, पानी पूरी हो गई, ये सब के ठेले बहुत ज्यादा होते थे। आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब से पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज ये सब आया ना, तब से समोसे वाले अंकल के ठेले कम हो गए, पानी पूरी वाले आंटी के ठेले कम हो गए। तो बड़े बड़े कंपनी आए, मैकडोनल्ड्स आ गया, केएफसी आ गया, ये सारे बाहर देश से हमारे देश में आए। तो हमारे देश के छोटे छोटे बिजनेसमैन को नुकसान हुआ। समझो ना एग्जांपल कि मैकडोनल्ड्स, केएफसी और ये अपना डोमिनोज, ये सारे बड़ी बड़ी कंपनी है। इनकी वजह से हमारे देश के पानी पूरी वाले, पाव भाजी वाले, वड़ा पाव वाले, इनको दिक्कत हुआ ना। तो बड़े कंपनी जब एंटर किए हमारे देश में, तो छोटे बिजनेसमैन को नुकसान झेलना पड़ा। ये आपका दूसरा बुराई है। मैनी वर्कर फेस जॉब कट। अब जब वड़ा पाव वाली आंटी का वड़ा पाव का दुकान बंद हो जाएगा, तो उनके ठेले पे जो काम करता था उसकी जॉब चली जाएगी। तो हमारे देश में जब छोटे मोटे बिजनेसमैन बंद हुए, तो लोगों के जॉब चले गए। फार्मिंग गॉट लेस अटेंशन कंपेयर टू इंडस्ट्री। हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े, वहां पे मैंने कभी भी बात की कि गवर्नमेंट ने फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया, तो गवर्नमेंट ने फार्मिंग को इग्नोर कर दिया, जिससे वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था। रिच पीपल बिकम रिचर, पुअर पीपल स्ट्रगल। अब देखो, वड़ा पाव वाली आंटी का, पानी पूरी वाले अंकल का, सबका धंधा बंद हो गया, तो वो बेचारे पहले से ही कम पैसा कमाते थे, वो और गरीब हो गए। बट मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये सब के मालिक अमीर होते गए। तो ये पॉलिसी की वजह से गरीब अपने काम से हाथ धो बैठा, जिसकी वजह से वो और गरीब हो गया। अमीर को सपोर्ट मिलता गया गवर्नमेंट से, वो और अमीर होता चला गया। मोर फैक्ट्रीज कॉज पॉल्यूशन एंड हार्म नेचर। गवर्नमेंट ने क्या बोला? फैक्ट्री लगाओ, बट जितनी फैक्ट्री लगती गई उतना ही एनवायरमेंट को हार्म होता गया। इंडिया इंपोर्ट इंक्रीज। अब हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी। हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे देश के अंदर नई नई मशीन चाहिए था, नया नया काम करने का मेथड चाहिए था, तो हमने सारी मशीन बाहर देश से मंगाई। तो हम लोग सब चीज बाहर देश से ही मंगा रहे हैं, मतलब कि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। समझ में आया कैसे इंपोर्ट बढ़ा? क्योंकि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हमको कहां से मंगाना पड़ता है? चाइना से, जापान से, अमेरिका से। तो हम लोग बहुत ज्यादा सामान मंगाने लगे। प्राइवेट कंपनी फोकस ऑन प्रॉफिट देन पब्लिक वेलफेयर। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक पब्लिक स्कूल है, मतलब एक गवर्नमेंट की स्कूल है, और एक प्राइवेट स्कूल है, फीस कहां पे ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे कि भैया प्राइवेट स्कूल में। तो जब प्राइवेट लोगों को हम लोग छूट देते हैं, तो वो चीजों को महंगा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस होता है प्रॉफिट के ऊपर, ना कि समाज की भलाई के ऊपर। तो ये भी एक नुकसान झेलना पड़ा कि प्राइवेट लोगों के ऊपर जब हमने भरोसा किया, तो उन्होंने चीजों को महंगा कर दिया। तो तीनों टॉपिक का मैंने यहाँ पे आपको एक अच्छा सा आंसर दे दिया है।
इसको याद कर लेना, यही लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। चैप्टर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। इसके अंदर हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि वो सेक्शन इजी है और उस सेक्शन से 3 ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड ऑलमोस्ट पूछ ही रही है। पहला जो सवाल है, डिस्कस हाउ एंड व्हाई अ कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड। कंज्यूमर कैसे और किस तरीके से चीट किया जाता है या उसके ऊपर अत्याचार होता है, ये बताना है। और इसी सवाल को बोर्ड दूसरे तरीके से भी पूछ लेती है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। किन किन तरीकों से कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है मार्केट के अंदर। काफी आसान आंसर है, तो आप जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाउ कस्टमर आर एक्सप्लॉइटेड, कस्टमर के साथ कैसे कैसे चीटिंग होती है। सेलर यूज फॉल्स वेट एंड मेजर, सेलर आपको फॉल्स वेट वाला सामान दे देता है। आपने पुराने जमाने के पिक्चर में देखा है ना कि एक दुकान वाला होता है, वो तराजू के अंदर मैग्नेट लगा के रखता है, तो आपको 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही चीनी मिल पाती है। आप कितना खरीदने गए थे? 1 किलो, बट आपको 900 ग्राम ही चीनी मिली। क्यों? 100 ग्राम का तो चुंबक ही लगा के नीचे रखा हुआ था। तो आपको फॉल्स मेजर और वेट वाला प्रोडक्ट दे के आपके साथ चीट हो रहा है, आपका काटा जा रहा है। दे से लो क्वालिटी और एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको बेच के भी आपका काटा जा रहा है। एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मतलब मिलावट वाला प्रोडक्ट आपको बेच के भी आपका काटा जा रहा है। चार्ज हाई प्राइस देन एमआरपी, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ था 10 रुपए, आपसे ले लिया 12 रुपए, तो एमआरपी से ज्यादा चार्ज करके भी आपका काटा जा रहा है। गिव डिफेक्टिव प्रोडक्ट और पुअर सर्विस, आपको खराब प्रोडक्ट पकड़ा दिया और आपने फटाफट में ले लिया, आपका काटा जा रहा है। अब सर्विस के अंदर मान लो कि पीछे चल रही है एसी, मेरे को एसी के दुकान वाले ने बोला कि भैया आप लेके जाओ, 2 साल तक कुछ भी होगा तो हम फ्री में आपको बना के देंगे। 6 महीने बाद मेरी एसी खराब हो गई, कोई आया नहीं, मेरे को पैसा देके बनवाना पड़ा, तो ये फॉल्स सर्विस, इससे भी मेरा काटा गया। मिसलीड कस्टमर थ्रू फॉल्स एडवर्टीजमेंट, आप सबको पता है कि माउंटेन ड्यू पी के किसी को भी एनर्जी नहीं आएगी, कोई भी माउंटेन नहीं चढ़ पाएगा। वो सब छोड़ दो, वो लड़कियां जो क्रीम लगाती हैं कि ये क्रीम लगाओगी ऐसी से ऐसी हो जाओगी, ये सब फॉल्स एडवर्टीजमेंट है और आपका काटा जा रहा है। वाई कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड, काटा क्यों जाता है, ठीक है, वो देखते हैं। कस्टमर में लैक नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, आपको पता ही नहीं है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होता क्या है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप लड़ाई क्या करोगे? तो पहले पता करो कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होता क्या है। जब ये पता करोगे तभी तो आप अपने आप को बचा पाओगे। पीपल ऑफन ट्रस्ट सेलर ब्लाइंडली, मान लो कि हम लोग किसी दुकान से कुछ भी लेते हैं तो हम लोगों को उसके ऊपर अंधा विश्वास हो गया है कि भैया ये जो देगा वो सही ही देगा। अब इसका एग्जांपल है आईफोन, आईफोन जो करेगी वो अच्छा ही करेगी। बहुत सारे आपके आसपास आईफोन लवर होंगे जो आईफोन को आंख मूंद कर विश्वास करते होंगे कि भैया आईफोन ने फोन बनाया तो बेस्ट ही होगा। उनको आईफोन के ऊपर, सेलर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट है, एक ना एक दिन इनका भी कटता है। सेलर एम टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट अनफेयरली, एग्जांपल देता हूं, आपके एरिया में एक पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल में मिलावट करता है, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा पैसा कमाना है। इस केस में भी आपका कटेगा कि एक सेलर जो है वो अनफेयर तरीके से अगर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा तो आपका और मेरा कटेगा। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ और एनफोर्समेंट इन सम केसेस, आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटली नेचुरल है ना, और वो नेचुरल होता नहीं है। आप सबको भी पता है कि टोटली नेचुरल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, बट एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है। ये बात हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, ये बात हमारे देश के कोर्ट्स को भी पता है, बट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता नहीं है। इसकी वजह से भी हमारा काटा जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं। What precautions should be customer take when purchasing, ये हो गया एक सवाल। और डिस्क्राइब द वेरियस ड्यूटी ऑफ कस्टमर, ये जो दो अलग अलग सवाल है बट इसका आंसर सिमिलर है। पहला सवाल है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड कस्टमर टेक व्हेन परचेसिंग, एक इंसान को क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए जब वो खरीदने जाता है कुछ भी। जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने गया तो मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द वेरियस ड्यूटीज ऑफ कस्टमर, एज अ कस्टमर मेरी क्या ड्यूटी बनती है। पढ़ते हैं। चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो सबसे पहले आप उसकी क्वालिटी चेक करो, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपके लिए प्रिकॉशन है। ऑलवेज लुक एट द प्राइस एंड कंपेयर इट विथ अदर सेलर, आपका हक है कि जो भी प्रोडक्ट के ऊपर दाम लिखा हुआ है आप उसको चेक करो और आप कंपेयर करो 4 और अदर सेलर से। इसमें शर्माने की बात नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारे लिए प्रिकॉशन की तरह भी है। मेक श्योर द प्रोडक्ट हैज प्रॉपर लेबल एंड एक्सपायरी डेट, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर अच्छे से पैकिंग की गई है और उसकी एक्सपायरी डेट ना निकल गई हो। कीप द बिल और रिसीव फॉर फ्यूचर रेफरेंस,
आपकी जिम्मेदारी है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि आपको बिल और रिसिप्ट ले लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कुछ भी होगा तो आप बता सको कि भैया ये देखो आपकी दुकान का रसीद है हमारे पास, हम यहां से प्रोडक्ट ले गए और ये खराब हो गया। अवॉइड बाइंग फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट। हम लोगों को ही फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ को ही नुकसान होगा। डोंट फॉल फॉर फॉल्स एडवर्टीजमेंट और ऑफर। आपको बोला गया कि ये क्रीम लगा लो, इससे आप गोरे हो जाओगे, ऐसे एडवर्टीजमेंट के पीछे मत भागो। चेक इफ द सेलर प्रोवाइड अ वारंटी और गारंटी। आपको हमेशा आपके सेलर से पूछना चाहिए कि क्या इस प्रोडक्ट पे गारंटी है, क्या इस प्रोडक्ट पे वारंटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। रीड इंस्ट्रक्शन बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आपको पढ़नी चाहिए। मान लो मैंने ये फोन लिया, इसके अंदर भी एक बुक आता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, वो मैंने नहीं पढ़ा चलेगा। मान लो मेडिकल से मैं क्रीम लेके आया जो मैं फेस पे लगाऊंगा क्योंकि मुझे दाने हो रहे थे, तब मुझे वो क्रीम के अंदर मतलब वो पैकेट के अंदर जो भी मैनुअल मिलेगा मुझे थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरे स्किन के ऊपर, मेरे हेल्थ के ऊपर हार्म दे सकता है। तो थोड़ा हेल्थ वाले प्रोडक्ट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको पढ़ा करो। बाई फ्रॉम रिलायबल एंड ट्रस्टेड शॉप। जिस पे भरोसा हो उसी से खरीदो। रिपोर्ट एनी फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिस टू दी ऑथोरिटी। आपके साथ कोई भी चीट हुआ हो या आपके आसपास कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी सेलर कोई भी अनफेयर तरीके से मतलब इलीगल तरीके से या बेईमानी करके कोई भी सामान बेच रहा है, तो आपको जाके ऑथोरिटीज को, पुलिस को या जो भी कंज्यूमर कोर्ट है वहां पे कंप्लेन दे देनी चाहिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट। मैंने इसका आंसर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो भी कंप्लेन करने का तरीका है आपको जैसा बुक में दिया है वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक खोलो, उसके अंदर टॉपिक है कि कंप्लेन कैसे फाइल कर सकता है कस्टमर, उसको पढ़ लो, जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा लिखना, तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको 18 चैप्टर का भी आईएमपी करवा दिया। कोई भी डाउट लगे भैया आपके लिए रेडी ही है, कमेंट करो, इजी करके दे दूंगा। अब चैप्टर 20 के हम लोग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टेररिज्म वाला सेक्शन और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला सेक्शन काफी ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा इस चैप्टर के अंदर। थोड़े से टॉपिक ज्यादा लिए हैं मैंने इस चैप्टर में, बट मैंने सारे टॉपिक को बहुत आसान कर दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। टेररिज्म मींस प्रोवाइड वायलेंस टू स्प्रेड फियर। टेररिज्म का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को आतंक यानी डर फैलाना है लोगों के मन में। टेररिज्म का मेन मकसद क्या है, लोगों को डराना। इट किल इनोसेंट पीपल एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, इनोसेंट पीपल को मार देते हैं और देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद करते हैं। इट डिस्टर्ब पीस एंड यूनिटी इन सोसाइटी। ये लोग एक शहर के अंदर, एक देश के अंदर लोगों के पीस को बर्बाद करते हैं और यूनिटी को खराब करते हैं, एक दूसरे में भाई भाई को लड़वा देते हैं। इट हार्म बिजनेस, इकोनॉमिक एंड टूरिज्म। जिस देश के अंदर टेररिज्म होगा उस देश के अंदर बिजनेस को हार्म होगा, देश को हार्म होगा और वहां पे कोई भी टूरिस्ट घूमने नहीं आएगा। इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। ऑल नेशन मस्ट यूनाइट टू फाइट टेररिज्म। सारे देश को मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। काफी आसान लगा, आसान है। आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इकोनॉमिक एफर्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म से इकोनॉमी पे यानी पैसे पे क्या असर आता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी। टेररिस्ट लोग बम फोड़ के ब्रिज तोड़ देते हैं, रेलवे स्टेशन तोड़ देते हैं, बिल्डिंग तोड़ देते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है और हम लोगों को पैसे का भी नुकसान होता है। बिजनेस एंड मार्केट स्लो डाउन। अब जहां पे भी टेररिस्ट अटैक होगा वहां पे बिजनेस कैसे ही चलेगा, सब चीजें बंद हो जाएंगी या चीजें डर डर के चालू रहेंगी, तो मार्केट स्लो डाउन हो जाता है। फियर टूरिस्ट विजिट। जिस भी देश के अंदर टेररिस्ट है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन देशों के अंदर बहुत ज्यादा टेररिज्म है, क्या हम लोग वहां पे घूमने जाएंगे, हम लोग डरेंगे वहां पे घूमने जाने से। तो फियर टूरिस्ट विजिट। द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा वेपन ये सब के ऊपर, क्योंकि अपने लोगों को बचाना उनकी जिम्मेदारी होती है। फॉरेनर अवॉइड इन्वेस्टिंग। कोई भी बाहर देश का बिजनेसमैन ऐसे देश में इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां पे बार बार आतंकवादी हमला करते हैं। अब मान लो कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान में, वहां पे कौन फैक्ट्री लगाने जाएगा, उनको मालूम है कि यहाँ पे कभी भी कोई भी हमला कर देता है। पीपल लूज जॉब। अब जब फैक्ट्री नहीं डल रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं आगे बढ़ रहा है, ना तो मार्केट अच्छे से ओपन रह पा रहा है, तो लोगों की जॉब भी तो जाएगी। द कंट्री ग्रोथ स्लो। जब ये सारी चीजें हो नहीं पाएगी तो देश क्या ही आगे बढ़ेगा, तो कंट्री की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सोशल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म से समाज पे क्या असर आता है, क्रिएट फियर एंड इनसिक्योरिटी अमंग पीपल। सारे देशवासी डरने लगते हैं और सबके अंदर एक डर, इनसिक्योरिटी पैदा हो जाता है कि क्या हम लोग सेफ हैं कि नहीं। लॉस ऑफ इनोसेंट लिव्स एंड फैमिली सफर। कुछ बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है जिसकी वजह से पूरी फैमिली को सफर करना पड़ता है।
कम्युनल टेंशन एंड मिसट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। एक देश के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज होती हैं, जैसे कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे सारे लोग रहते हैं। अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो सारे जाति वाले लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं समाज के अंदर। पीपल माइग्रेट फ्रॉम अनसेफ एरिया। जिस भी एरिया के अंदर बार बार टेररिस्ट अटैक होगा वो हो जाएगा अनसेफ एरिया। लोग वहां से उठ के सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, अपनी प्रॉपर्टी, अपना धंधा, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से कहीं और चले जाते हैं। मतलब पीपल अनसेफ एरिया से दूसरे जगह पे रहने चले जाते हैं। पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर शांति भंग हो जाती है। तो ये असर आता है टेररिज्म का समाज के ऊपर। अब बोर्ड आपसे एक और सवाल पूछ लेगी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म। वर्ड देखो, रिबेलियन एंड टेररिज्म, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो फाइट अगेंस्ट रूलर और गवर्नमेंट, जो लोग आर्मी के खिलाफ, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई कर रहे होते हैं, हम लोग उनको रिबेलियन बोलते हैं। वायलेंस इज यूज्ड टू स्प्रेड फियर अमंग पीपल, लोगों को डराने के लिए मार काट की जाती है, हम लोग उसको टेररिज्म बोलते हैं। टू चेंज और रिमूव रूल्स और पॉलिसी, ये जो रिबेलियन लोग होते हैं इनको या तो किसी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होती है या गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग उसके लिए फाइट कर रहे होते हैं कि भैया ये रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दो, अगर आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं करोगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। तो ये जो फाइट हो रही है ये रिबेलियन कर रहे हैं। टू स्केयर पीपल एंड प्रेशर द गवर्नमेंट, टेररिज्म में क्या होता है कि लोगों को डराना है और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना है कि भैया हमारे जो 4 लोग पकड़ के रखे हो वो छोड़ दो वरना हम आपका पूरा शहर उड़ा देंगे। तो रिबेलियन और टेररिज्म के अंदर ये फर्क है, एक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से परेशान है, एक गवर्नमेंट को डरा रही है कि उनके लोगों को छोड़ दो। गवर्नमेंट रूलर और ऑफिसर, ये लोग के टारगेट, रिबेलियन के टारगेट कौन होते हैं, गवर्नमेंट होती है, यानी आर्मी वाले होते हैं और या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, तो हमने उनको क्या बोला, गवर्नमेंट रूलर और ऑफिसर। टेररिस्ट के टारगेट कौन कौन होते हैं, कॉमन पीपल और पब्लिक प्लेस, ये लोग आम इंसानों को मारते हैं और किसी भी पब्लिक प्लेस को टारगेट कर देते हैं, मतलब कि होटल हो गया, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, किधर भी ये लोग बम फोड़ देंगे। ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब धरना देंगे, आर्मी के साथ फाइट करेंगे या लड़ाई करेंगे गन से, सारी चीजें अपनाते हैं, बट ये थोड़ा सा सिक्योर है। बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, हाईजैक कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे। टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, बम फोड़ देंगे, प्लेन ही हाईजैक कर लेंगे, ट्रेन ही हाईजैक कर लेंगे, पूरा होटल ही हाईजैक कर लेंगे और लोगों को मार देते हैं। ये जो रिबेलियन है ये थोड़ा मार कूट पे कम ध्यान देते हैं और ये जो टेररिस्ट है वो मार कूट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब आगे देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन। वीकर और बैकवर्ड सेक्शन के लिए हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लॉज हैं। तो आर्टिकल 14-18, राइट टू इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी बैकवर्ड या वीकर क्लास से आ रहा है हम लोग उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल से हमको पता चलता है, 14-18। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी बैन, छुआछूत वाला, पहले जमाने में था ना कि ये नीची जात का, इसको छूना नहीं है, ये सारी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 46, गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ SC ST और OBC। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब, और OBC ये सारी जो जात हैं, जो ट्राइब्स हैं, इनको एजुकेशन मिलना चाहिए और इनका वेलफेयर होना चाहिए। किस आर्टिकल से, आर्टिकल 46 से। रिजर्वेशन, सीट इन जॉब्स, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स फॉर वीकर सेक्शन, आप सबको पता है ना कि वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए हर जगह पे सीट बुक होती है। स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हम लोग आदिवासियों के लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 15 एंड 16, रिजर्वेशन इन द एजुकेशन एंड जॉब, एजुकेशन हो या जॉब की फील्ड हो, वो सारे जगहों पे ट्राइबल पीपल्स की, आदिवासियों की जगह खाली होनी चाहिए। किस आर्टिकल से पता चलता है हमको, 15 और 16। आर्टिकल 46, द गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ ST, आर्टिकल 46 से गवर्नमेंट को ऑर्डर जाता है कि आप अपने शहर के आदिवासी लोगों के एजुकेशन पे फोकस करो। आर्टिकल 330 एंड 332, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली हो, यहाँ पे आदिवासियों की सीट खाली होनी चाहिए। किस आर्टिकल ने ये बोला, 330 एंड 332 ने। आर्टिकल 338A, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर देयर प्रोटेक्शन, आर्टिकल 338A हमको ये बताता है कि नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। अब ये रहा आपका लास्ट सवाल,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उसको देखना है। आर्टिकल 29, माइनॉरिटी हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो आबादी कम है हम लोग उसको बोलेंगे माइनॉरिटीज। तो जो आबादी कम है उनके पास हक है कि वो अपनी भाषा को, अपने ग्रंथ को, अपने कल्चर को बचा सकते हैं। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 29 से। आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज कैन स्टैब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो भी आबादी कम है वो सारे लोगों को हक है कि वो अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। आर्टिकल 15 एंड 16, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड जॉब, रिजर्वेशन, बेनिफिट अवेलेबल। आर्टिकल 15 एंड 16 ऐसा बोल रहा है कि इनके साथ चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कंपनी हो, कहीं पे भी भेदभाव नहीं हो सकता है, इनको भी पूरा हक है काम करने का। गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेशल प्रोग्राम फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, गवर्नमेंट इनको बचाने के लिए काफी प्रोग्राम्स लेके आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 चैप्टर का भी स्पीड में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इस चैप्टर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन वाली बात थी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी, कैसे लिखना है वो बता दी। तो अभी भी कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करना, मैं तो बैठा ही हूँ आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए।